हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि 11 फरवरी को आपको आरओ का एग्जाम आपको होना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम बहुत विभिन्न कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम ध्येय आईएएस का जो है स्टार्ट करे हुए हैं। फिर आगे आने वाले टाइम में आपको दृष्टि का, फिर जीएस वर्ड का, फिर पीएससीएस मंत्रा, इन सब के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम पहला टेस्ट हमारा हो चुका है ध्येय आईएएस का। आज हम दूसरा टेस्ट देखने जा रहे हैं जीएस का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में सिविल सेवा का जनक, ठीक है, सिविल सेवा यानी जो आईएएस बनते हैं। पुलिस सेवा का जनक, ठीक है। भारत में जिला न्यायाधीशों के पदों का सृजन किसने किया था? पहला ऑप्शन है कार्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कार्नावालिस। तो हम लॉर्ड, इनके सबके काम देख लेते हैं। वेलेस्ली के क्या थे, रॉबर्ट क्लाइव के क्या थे। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था। और इसने जो है प्लासी का युद्ध जीता था। प्लासी का युद्ध जीता था सिराजुद्दौला के साथ 1757 ईस्वी में, ठीक है। और फिर इसने बक्सर का युद्ध जीता था। बक्सर का युद्ध जीता था 1764 ईस्वी में। फिर इसने इलाहाबाद की संधि करी थी। इलाहाबाद की संधि करी थी। इलाहाबाद की संधि करी थी। इलाहाबाद की संधि करी थी 1765 में, ठीक है। और इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था करी थी। क्या किया था? बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। द्वैत शासन की व्यवस्था करी थी, ठीक है। बंगाल में क्या किया था? द्वैत शासन की व्यवस्था करी थी, ठीक है। तो ये इसने इसके काम रहे हैं। अब हम वारेन हेस्टिंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स कौन है? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब बंगाल का जो गवर्नर था, हेस्टिंग्स, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, अब ये बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल हो जाता है, ठीक है। अगर गवर्नर की बात करें बंगाल का फर्स्ट, तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था? तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग था। इसके टाइम पे, ठीक है, इसने 1781 में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था मुस्लिम शिक्षा के लिए। क्या स्थापित किया था? मदरसा स्थापित किया था। मदरसा की स्थापना कलकत्ता में करी थी, ठीक। पहला पॉइंट ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन, जोनाथन डक्कन, ठीक है, डंकन या डंकन ने क्या किया था? एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। क्या? संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी। संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी, ठीक है। फिर 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी, ठीक है। इतना समझ रहे हैं आप लोग, है ना? ये किया। और वारेन हेस्टिंग की अगर हम बात करें, वारेन हेस्टिंग की बात करें, तो वारेन हेस्टिंग ने कौन सी रिंग अपनाई थी? रिंग फेंस की नीति अपनाई थी। रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस की नीति, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को घेरे की नीति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेरे की नीति भी बोलते हैं। घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति, ठीक है। रिंग फेंस की नीति में क्या था कि अगर ये मान लीजिए बंगाल है, ठीक है, बंगाल है, बंगाल तो ब्रिटिश का ही था, ठीक है। बीच में अवध पड़ता था, जिसको आज यूपी बोलते हैं, ठीक है। यूपी यूपी एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था इसने? इसके साथ इसने जो है रिंग फेंस की नीति अपनाई थी। मतलब एक
सहायक संधि टाइप का कर लिया था इसने, ताकि अगर कोई बंगाल पे आक्रमण करता है तो उसको पहले यूपी पे जो है सामना करना पड़े। ठीक है, तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसने रिंग फेंस की नीति अपनाई थी। तो इसके बारे में आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी आगे, रॉबर्ट क्लाइव की बात हो गई है। ठीक, लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं, लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली की, वेलेजली की। इसने जो है सहायक संधि स्टार्ट करी थी। क्या स्टार्ट करा था इसने? सहायक संधि। ठीक है, क्या स्टार्ट किया था? सहायक संधि, सहायक संधि। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन से थे? पहले हैदराबाद था, पहला हैदराबाद था, हैदराबाद था। दूसरा कौन सा राज्य था? दूसरा जो है आपका मैसूर था, मैसूर था। तीसरा कौन था आपका? तंजौर था, तंजौर था। चौथा कौन था आपका? अवध था। ठीक है, ये सारे राज्य जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे। फिर पेशवा भी आता है, पेशवा आता है, पेशवा भी आते हैं, फिर बरार भी आते हैं। तो इनसे बहुत एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। और इसने क्या किया था? इसने चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किया था। क्या किया था? इसने जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर युद्ध। ठीक है, मैसूर युद्ध इसने किया था, 1799 में हुआ था। इसमें लॉर्ड वेलेजली था, इसने टीपू को हरा दिया था। टीपू इसमें अंतिम रूप से हार जाता है और ये जो है जीत जाता है। वेलेजली जो है इसमें था। ठीक है, इसने क्या किया था? फोर्ट विलियम की स्थापना करी थी, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम की स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी फोर्ट विलियम की स्थापना? फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में करी थी। किस लिए करी थी? जो लोग जो लोग सिविल सेवा में सेलेक्ट होते थे उनको भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए जो है वहां पे इसकी स्थापना इसने करी थी, कि वहां पे भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण। इसमें क्या कहा? इसने स्वयं को बंगाल का शेर भी कहा। क्या कहा? स्वयं को बंगाल का शेर भी कहा इसने। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, इनसे एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रमुख व्यक्तित्व थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के वजह भारत से बाहर देशों में काम कर रहे थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है भीकाजी कौमा, दूसरा ऑप्शन एम बरकतुल्ला, तीसरा ऑप्शन है वी एस अय्यर, चौथा ऑप्शन है एम एन राय। तो एक दो तीन ए ऑप्शन दिया है, दो तीन चार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मैडम भीका जी कामा के बारे में थोड़ा सा ओरल जानते भी चलिए। इनको क्या बोला जाता है? इनको भारतीय क्रांतिकारी, क्रांति की जननी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय क्रांति की जननी बोला जाता है। ठीक है, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सर्वप्रथम किसने भारतीय झंडा फहराया था? तो सर्वप्रथम भारतीय झंडा 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ड में किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। एम एन राय के बारे में जानते हैं। 1925 में एम एन राय 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं कानपुर में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कानपुर में करते हैं। ठीक है, कानपुर में करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम संविधान का, एक भारत का संविधान होना चाहिए, उसका विचार किसने दिया? एम एन राय ने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो एम एन राय संविधान के संवैधानिक सलाहकार भी थे। बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा दी गई? ठीक है, तो कौन सा षड्यंत्र मामला था? लाहौर षड्यंत्र केस था, 1929 का था। ठीक है, इसमें इनको लोगों को फांसी होती है। काकोरी कांड के बारे में जानते हैं, ये 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था काकोरी कांड। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? काकोरी कांड में कौन कौन से लोग शामिल थे काकोरी कांड में? ठीक है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल,
काकोरी कांड देखते हैं, ठीक है। काकोरी कांड में क्या होता है? काकोरी कांड में जो है सरकारी खजाना जा रहा होता है, तो जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, जो एचआरए के लोग होते हैं, जिसकी स्थापना सचिन नाथ सन्याल ने करी थी, 1923 में करी थी, ये लोग क्या करते हैं, उस खजाने को चाहते हैं कि हम इस खजाने से जो है हथियार खरीदेंगे, तो उसको लूटना चाहते हैं, तो उसी को काकोरी कांड भी बोलते हैं। अब काकोरी कांड का नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम कर दिया है काकोरी एक्शन, ठीक है, काकोरी कार्यवाही, इसको कांड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम अपना ही पैसा ले रहे थे उनसे, तो ये लूट किस बात की हुई? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, ठीक। काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड, काकोरी कांड, ठीक है, कब हुआ? 1925 में हुआ, ठीक है, 1925 में हुआ। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे जिनको फांसी हुई? इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक, राजेंद्र लहड़ी, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह, रोशन सिंह, ठीक है, ये सारे लोग शामिल थे। रोशन सिंह है ना, ये सारे लोग जो है शामिल थे। अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, ये सारे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों को फांसी की सजा हो जाती है, सबको फांसी की सजा होती है। इसमें एक मात्र शख्स जो बच जाते हैं, ये शख्स बचते हैं आपके चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। ये क्यों बच जाते हैं? ये अपना हुलिया बदलने में बहुत ही ज्यादा उस्ताद थे, ये बहुत ही ज्यादा अपना हुलिया बदल लेते थे। ये कभी साधु सन्यासी बन जाते थे, तो कभी अंग्रेज बन जाते थे, ये तरह तरह की अपने हुलिया बदल लेते। कहा जाता है कि जब इन चारों लोगों के पार्थिव शरीर को ट्रेन से लाया जा रहा था, शाहजहांपुर में एक व्यक्ति चढ़ता है और इन सबके दर्शन करता है, मतलब ट्रेन में रोकता है, बोलता है मुझे शहीदों से मिलना है, तो शहीदों से मिलता है और बाहर चला जाता। कोई नहीं जानता वो कौन सा शख्स था। कहा जाता है कि वो चंद्रशेखर आजादी थे, इन लोगों से मिलने आए थे। काकोरी कांड में कौन सा संगठन ने भाग लिया था? एचआरए ने भाग लिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। किसने करी थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने करी थी। किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने करी थी, ठीक है। यही संगठन बाद में चल के एचएसआरए बनता है, एचएसआरए बनता है। इसकी स्थापना भगत सिंह और ये करते हैं, क्या नाम, चंद्रशेखर आजाद मिलकर करते हैं, चंद्रशेखर आजाद। अगर ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा तो भगत सिंह आपको टिक करना है, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद टिक करना है। एचएसआरए की स्थापना कहाँ होती है? एचएसआरए की स्थापना 1925 में होती है, 1925 के बाद होती है, 28-28 के आसपास होती है। और ये इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान में होती है, जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान है वहां पे होती है। आज उसका नाम क्या है? आज उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, काकोरी कांड हो गया। अब देखते हैं हावड़ा षड्यंत्र कब कब हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ था, ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र। और ये कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कई बार यही साड़ी षड्यंत्र केस दे देता है और उनके क्रम भी लगाता है, तो आप ईयर याद रखिएगा, क्योंकि ये आरओ का बहुत ही फ्रिक्वेंटली नेचर रहा है, पिछले कुछ सालों में देखा गया। इसका नेचर ये है कि ये क्रोनोलॉजी बहुत लगवाता है, क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी के लिए आप लोग तैयार रहिए। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था? दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट होती है, तो लॉर्ड हार्डिंग आता है, जो है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग पर जो है रास बिहारी बोस, कौन थे? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ठीक है। इन्होंने इनके ऊपर बम फेंका था, लॉर्ड हार्डिंग ऊपर। लॉर्ड हार्डिंग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन बच जाते हैं। हाथी पे सवार होता है हार्डिंग, लेकिन उसका महावत मारा जाता है। महावत, जो महावत उसको बोलते हैं जो हाथी को चलाता है, वो मारा जाता है, ठीक है। तो ये 1912 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के फलस्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का त्याग कर दिया गया? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरु जी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा को
महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, तो कौन सी उपाधि इन्होंने टैग दी थी? इन्होंने नाइटहुड की उपाधि टैग दी थी। केसरी हिंद की उपाधि किसको मिली थी? ये गांधी जी को मिली थी। कब मिली थी? 1915 में मिली थी, जब पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा था। तो इन्होंने ब्रिटेन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती कराई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर गांधी जी को क्या दिया था? केसरी हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, एक शंकर नायर थे, उनको सर की उपाधि दी जाती, शंकर नायर। ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी जो वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे देते। कौन थे? शंकर नायर थे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना ऋग्वैदिक काल में ही होती है। इसकी स्थापना कब होती है? ऋग्वैदिक काल में ही होती है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल ऋग्वेद में हैं। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? जो इसका अध्ययन करता है या जो पढ़ता है उसको बोलते हैं होरता। ठीक है, पढ़ने वाले को, ठीक है, इसको बोलते हैं होरता। ठीक है, ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद में रचना किसने करी इसकी? इसकी रचना करी विश्वामित्र ने। किसने करी इसकी रचना? विश्वामित्र ने इसकी रचना करी। ठीक है, विश्वामित्र नामक ऋषि ने इसकी रचना करी। ठीक है, तीसरे मंडल में किसको समर्पित है? 10 मंडल में से तीसरा मंडल किसको है? तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, सावित्री को समर्पित है। ठीक है, 9वें मंडल में किसकी बात की गई है? 9वें मंडल में, 9वें मंडल में सोम देवता की बात की गई। किसकी बात की गई? सोम की बात की गई, सोम देवता की। ठीक, इनको समर्पित है। ठीक है, 10वां मंडल किससे समर्पित है? 10वें मंडल में 4 वर्णों का अध्ययन है। 10वें मंडल में 4 वर्णों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? 4 वर्णों का अध्ययन है। 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये वर्ण होते हैं, इन सब का जो है वर्णन इसमें दिया गया है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों, यज्ञ के नियमों का इसमें उल्लेख है। यज्ञ के नियमों का उल्लेख है। क्या है? यज्ञ के नियमों का उल्लेख है। ये एकमात्र ऐसा जो है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा है कि इसमें ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। मतलब लिखा भी गया है और गाया भी गया है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसकी रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। अर्थवा ऋषि ने करी थी। अर्थवा ऋषि ने इसकी रचना करी, अर्थवा ऋषि ने। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें जो है आयुर्वेद, औषधि का उल्लेख है। ठीक है, औषधि का उल्लेख है और जादू टोना की बात की गई है। ठीक है, जादू टोना की बात की गई है। जादू टोना की बात की गई है। अगर हम सामवेद की बात करें तो यज्ञों में गाए जाने वाले गाने का अध्ययन है। ठीक है, यज्ञों में गाए जाने वाले गाने का अध्ययन, यज्ञ में गाए जाने वाले गाने का अध्ययन है। इसमें नियम है, इसमें गाने हैं, इसमें मंत्रों का अध्ययन, यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों का अध्ययन, जाने वाले मंत्रों का दिया गया है। ठीक है, सामवेद में। ठीक है, मंत्रों का संकलन है। ठीक, इसे भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के पीसीएस में भी अगर आप आर ओ की तैयारी करते उसमें भी पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। ठीक, चलें आगे बढ़ें। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? जैसे आजकल आप विकिपीडिया वगैरह पढ़ते हैं, इसी को बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो इसमें आंसर दिया सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक, तीनों को क्या बोलते हैं? तीनों को बोलते हैं त्रिपिटक बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे बोलते हैं? सुत्त पिटक के बोलते हैं। सुत्त पिटक को क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। विनय पिटक में क्या बोलते हैं? कि विनय पिटक में ये बोलते हैं संघ के नियम बताए गए हैं। इसमें क्या बताए गए हैं? संघ के नियम बताए गए हैं कि कैसे आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या बताया गया है? सिद्धांत बताए गए हैं, सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। क्या बताया गया है? सिद्धांत का वर्णन किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में आपको अध्ययन करा देते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? 563 बीसी में कपिल वस्तु, कपिल वस्तु है ना, नेपाल में, नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। नेपाल में हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोदन। शुद्धोदन कहाँ के, कौन से गढ़ के थे? साक के गढ़ के थे। शुद्धोदन कौन से गढ़ के थे? साक के गढ़ के थे। साक के गढ़ के थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। माता, पत्नी का नाम क्या था? माता का नाम महामाया था। माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया, ठीक है। पत्नी के इनका नाम क्या था? पत्नी का इनकी नाम क्या था? पत्नी की इनकी नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा नाम था। क्या नाम था? यशोधरा नाम था। ठीक, ये पत्नी के इनकी नाम था। ठीक है। पुत्र का नाम क्या था इनके? इनके पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल नाम था इनके पुत्र का नाम था। ठीक है। इन्होंने, इनके जो ग्रह ग्रह त्याग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जब इन्होंने ग्रह त्याग किया, जब इन्होंने ग्रह त्याग किया उसको क्या बोलते हैं? ग्रह त्याग को क्या बोलते हैं? 29 साल की उम्र में किया था, 29 वर्ष की उम्र में। इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है ना। और इन्हें प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश। इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। इनकी मृत्यु, इनको प्रथम, इनको जो है उपदेश, प्रथम उपदेश जो है दिया था यहाँ पे। तो इन्होंने उपदेश कौन सी भाषा में दिया? इन्होंने, इनकी भाषा क्या थी? इन्होंने पाली भाषा, जो जनमानस की भाषा थी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाए, इन्होंने पाली भाषा में दिया था उपदेश। ठीक है। फिर इनके जो अनुयायी कौन कौन से राजा थे? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके अनुयायी कौन थे। तो एक बिंबिसार थे, बिंबिसार थे, ठीक है। एक प्रसेनजीत थे, ठीक है, प्रसेनजीत थे, है ना। ये इनके अनुयायी राजा थे, जो इनके जो है अनुयायी थे। एक उदयन भी था, उदयन, उदयन भी इसके अनुयायी थे। ठीक है, चलते हैं आगे। पूरा आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके तहत, है ना। चलिए आगे देखते हैं, है ना। इन्होंने, इनके मृत्यु को क्या बोला जाता है? मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण। कब हुई थी इनकी महामृत्यु? मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी।
कहाँ पे हुई थी? पावापुरी नामक जगह पे हुई थी, पावापुरी नामक स्थान पे हुई थी। इन्होंने पुनर्जन्म को माना, लेकिन इन्होंने आत्मा में विश्वास नहीं किया। ठीक है, यही बौद्ध और जैन धर्म में जो है अलग, बौद्ध और जैन धर्म में अलग है, क्योंकि उन्होंने आत्मा को ही माना है। त्रिरत्न कौन है? त्रिरत्न कौन है? त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न बोला जाता है। बुद्ध धम्म धम्म है, ठीक है, धर्म नहीं धम्म है। संघ को जो है त्रिरत्न बोला जाता है, बुद्ध धम्म संघ को त्रिरंग बोला जाता है। फिर बौद्ध संगीतियां होती हैं चार, चौथे में जो है ये डिवाइड हो जाता है। कनिष्क काल में हुई थी फोर्थ बौद्ध संगीति, फोर्थ बौद्ध संगीति में कब हुई थी ये? कनिष्क के टाइम पे हुई थी, कनिष्क राजा था। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। यहाँ पे हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, महायान में डिवाइड हो जाता है। हीनयान जो बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, ये भगवान, ये मानते हैं कि ये भगवान नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि हाँ ये एक महान इंसान थे। ठीक है, ये भगवान मानते हैं, बस इतना अंतर, मूलभूत का अंतर था। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, त्रिपिटक क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक को क्या बोलते हैं? विकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। विनय पिटक में क्या है? संघ में प्रवेश के नियम बताए गए हैं। और अभिधम पिटक में क्या है? सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, चलिए। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रथम तीर्थ, तीर्थ बताना है। तीर्थ मतलब क्या है? मंत्रालय। ठीक है, तथा उनके प्रमुख युग्मों में कौन कौन सा सही सम्मिलित है? अकाराध्यक्ष, ठीक है, अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, ठीक, खानों का अध्यक्ष, पूर्णाध्यक्ष, बूचड़ खानों का उपाध्यक्ष, ठीक, शीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। तो इसमें आंसर बताना है, तो तीनों आंसर इसमें जो है सही है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं इसमें जो है कि क्या क्या जो है इसमें तीर्थ और प्रमुख तीर्थ कौन से थे। ठीक है, और प्रमुख तीर्थ कौन कौन से थे। ठीक, मंत्री को क्या बोलते थे? मंत्री को क्या बोलते थे? मंत्री को बोलते थे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बोलते थे मंत्री को। ठीक है, दूसरा क्या है? पुरोहित कौन होता था? पुरोहित होता था दान दक्षिणा वाला मंत्री होता था, दान दक्षिणा ये सब जो है, दान दक्षिणा देने वाला मंत्री। ठीक है, देने वाला मंत्री होता था, ये पूरा विभाग देता था, दान दक्षिणा वाला पूरा विभाग ये देखता था। फिर कौन होता था? सेनापति कौन देखता था? सेनापति क्या देखता था? सैन्य विभाग को देखता था। सेनापति क्या देखता था? सैन्य विभाग को देखता था, सैन्य विभाग को देखता था, सैन्य विभाग को देखता था। ठीक है, युवराज क्या होता था? युवराज राजा का पुत्र होता था। युवराज कौन होता था? राजा का पुत्र होता था, राजा का पुत्र होता था, उसको क्या बोलते थे? युवराज बोलते थे। ठीक है, मंत्रिपरिषद में क्या होता था? मंत्रिपरिषद क्या होता था? अध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषद क्या बोलते थे? किसको बोलते थे? अध्यक्ष को बोलते थे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में तो क्या बोलते थे? अध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, दंडपाल क्या था? दंडपाल क्या था? दुर्ग का रक्षक क्या था? दंडपाल, इसको क्या बोलते थे? दुर्ग का रक्षक को बोलते थे दंडपाल, जो दुर्ग की रक्षा करता था। दुर्ग की रक्षा करने वाले को बोलते थे दंडपाल। ठीक है, और एक और होता था जो सीमावर्ती इलाकों की रक्षा करता था, उसको बोलते थे अंतपाल। अंतपाल क्या करता था? ये सीमावर्ती इलाकों की रक्षा करता था, सीमावर्ती इलाकों की रक्षा करता था। ठीक, इलाकों की रक्षा करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा? ठीक है, कौन सा कालक्रम के अंतिम स्थान पर आएगा? ठीक, सती प्रथा कब आई थी? 1829 में आई थी। इसको किसने पास कराया था? सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था? राजा राम मोहन राय ने। इनका विशेष विशेष महत्व था।
क्योंकि इनकी भाभी का भी जो है सती प्रथा के तहत ही देहांत हो जाता है, तो इससे बहुत ही क्षुब्ध होते हैं और सती प्रथा को खत्म करने को जो है कसम खा लेते हैं। ठीक है, तो राम मोहन राय विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत कराते हैं। ठीक है, कब कराते हैं? 1829 में। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। इसको बोलते हैं काला कानून। इसके तहत क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, और इससे बढ़कर क्या था, उसको अपना पक्ष रखने के लिए या अपना वकील तक करने की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, वुड डिस्पैच कब आया था? ये शिक्षा से संबंधित था, ये 1854 में आया था। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? इस टाइम लॉर्ड रिटन था, ये आया था 1878 में आया था। कब आया था? 1878 में आया था, 1878 में आया था। इस टाइम कौन था? लिटन था। ये बहुत ही दुष्ट टाइप का वायसराय था, ये बहुत ही दुष्ट टाइप का था। और ये जो है जो समाचार पत्रों पे सेंसन लगा दे। वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर मतलब होता है कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्र होते थे, उनको जो है ये इन्होंने बंद कर दिया। ठीक, केवल अंग्रेजी समाचार पत्र ही चलते थे। एक अमृत बाजार पत्रिका थी, जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ, इससे पहले वो क्षेत्रीय भाषा में छपती थी, उसने रातों रात इसको इंग्लिश में छापना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में एक बार, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें बताना है कि कौन सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा था। तो रोलेट एक्ट था। आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बता रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? किसके समकालीन नहीं थे? अकबर, जहांगीर, बाबर। ठीक है, किसके समकालीन नहीं थे, ये आंसर आपको बताना है। तो ठीक है, तो ये बाबर के समकालीन नहीं थे, ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने रामचरित मानस की रचना करी है। अवधी भाषा में इन्होंने रामचरित मानस की रचना करी है। ठीक, अकबर ने क्या किया था? अकबर की अगर बात करें, थोड़ा सा सुन लीजिए। अकबर ने क्या किया था? सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था अकबर ने। ठीक है, और अकबर ने क्या किया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, और अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, और दास प्रथा खत्म करने का निर्माण लगाया। ठीक, कई सारे कार्य अकबर के रहे। जहांगीर ने क्या करवाया? जहांगीर जो है, इसकी पत्नी का ही मेन राज रहता था, जिसका नाम नूर जहां था, है ना, उसी का ज्यादातर राज रहता है जहांगीर के यहाँ। इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, सोने की जंजीर न्याय की लगवाई थी। कोई भी जंजीर को हिलाता था, अगर घंटी बजती थी तो उसको न्याय मिलता था। न्याय के लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु 1971 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, वाराणसी में 1791 में। ठीक है, डेविड हेयर, पहले ऑप्शन डेविड हेयर, दूसरा ऑप्शन राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन जोनाथन डंकन, और चौथा ऑप्शन है राधाकांत देव। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि कौन थे। तो इसमें जोनाथन डंकन ने जो है संसद कॉलेज की स्थापना करी थी। डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। ये जो राधा कांत देव साहब थे, ये जो है राजा राम मोहन राय से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। ये बहुत ही धार्मिक कुरीति वाला इंसान इंसान थे। मतलब ये जो है बहुत ही, मतलब इनकी मानसिकता बहुत ही छोटी थी, और इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का समर्थन किया था राधाकांत देव ने। ठीक है, सती प्रथा का समर्थन किया था। ये भी बहुत दुष्ट टाइप के थे। ठीक है, डेविड हेयर और राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। जोनाथन डक्कन ने जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कन्नौज की राजधानी किसकी थी? कन्नौज की राजधानी थी देवगिरी के यादवों की, परमार की, मैत्रक की, मौखरी की। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो राजधानी थी? ये मौखरी शासकों की राजधानी थी। परमार शासकों की राजधानी क्या थी? परमार शासकों की राजधानी मालवा थी। मालवा में धारा, धारा थी मालवा, मालवा एमपी में। ठीक है, अगर हम मैत्रक शासकों की राजधानी की बात करें तो वल्लभी गुजरात थी। क्या थी? वल्लभी गुजरात थी। ठीक है, मैत्रक शासकों की अगर हम बात करें। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, तो इसमें आपको मिलाना है। ठीक, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये चंद्र बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है। ठीक है, इसमें आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई है ना। अगर हम बात करें कुमार पाल चरित्र जयचंद्र सूरी, क्या नाम था इनका? जयचंद्र सूरी। ठीक, कपूर मंजरी के कौन थे? राजशेखर थे। ललिता विग्रह राज के कौन थे? ये सोमदेव थे। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए पार्ट हो जाएगा। 12 का कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या द्रविड़ शैली में निर्मित है? ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इसका निर्माण राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये है दूसरा ऑप्शन। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो दोनों जो है सही है। तो महाराष्ट्र में अगर हम बात कर लें, तो महाराष्ट्र में कुछ चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये इंडिया का मैप होगा, है ना। यहाँ पे कहीं महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, मंदिर की बात करें, तो कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? हाँ, यहाँ पे जो है आपका सिद्धि विनायक मंदिर है। सिद्धि विनायक मंदिर है। सिद्धि विनायक मंदिर है। सिद्धि विनायक मंदिर है। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एलोरा, एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे एलिफेंटा केव हैं। एलिफेंटा केव हैं। एलिफेंटा केव हैं। ठीक है, एलिफेंटा केव हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? और महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, चंदौली, चंदौली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, नेशनल पार्क, ठीक है, चंदौली है, गूगामल है, गूगामल है, नवे गांव नागजीरा है, नवे गांव नागजीरा है। ठीक है, और कौन सा है? टडोबा है। ठीक है, संजय डुगरी है ना, संजय है, जिसको बोरवेली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरवेली भी बोलते हैं। ठीक है, संजय गांधी का पार्ट है ना। पेंच, पेंच यहाँ पे भी है, मध्य प्रदेश में ही भी है। जो यहाँ पे पेंच नेशनल पार्क, उसको जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेशनल पार्क की बात, टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें, तो टाइगर रिजर्व की बात करें तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है यहाँ पे? यहाँ पे टडोबा है। ठीक है ना, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। ठीक है, फिर कौन सा है? नवे गांव नागजीरा है, नवे गांव नागजीरा है, नागजीरा है ना। और मेलघाट है, मेलघाट है, भोर घाट है। ये सब यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं। भोर घाट है। टाइगर रिजर्व में जो है 19 प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में आया था। रामसर साइट्स कौन सी हैं महाराष्ट्र में? अगर रामसर साइट की बात करें, रामसर साइट कहाँ पे है? रामसर कहाँ पे जगह है? ईरान में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में ईरान में हुई थी। इसमें कौन कौन सी है रामसर साइट अगर बात करें महाराष्ट्र में? तो वधावन है। ठीक है, क्या बोलते हैं, थाड़े की क्रीक है, थाड़े क्रीक है ना, थाड़े क्रीक है, खोल है। ठीक है, ये सारी जो है रामसर साइट है। ठीक है, तो इतना आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर, एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है याद रखिएगा। अगर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, अगर यहाँ पे बात करें, जब अगर यहाँ पे बात करें बंदरगाह की, बंदरगाह की बात करें, तो दो बंदरगाह हैं। एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसी को नावा सावा भी बोलते हैं, नावा सावा बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप लोग ले लें, है ना। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वो धावन भी है ना, वो धावन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
हाँ ये हो गया। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो शंकर देव असम के थे, बिल्कुल सही बात, मध्यकालीन कवि हैं, ठीक है। नरसिंह मेहता गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध है ये कवि थे। नामदेव बरकरी समुदाय से थे, महाराष्ट्र के कवि थे, ये बिल्कुल सही बात है, हाँ महाराष्ट्र थे। मूलक देश राजस्थान से नहीं थे। ये जो है आपके इलाहाबाद में कड़ा है नाम, मानिकपुर है इलाहाबाद में, ये प्रयागराज में, पुराना नाम तो इलाहाबाद था। इलाहाबाद में कड़ा नामक जगह, कड़ा वैसे मानिकपुर में है, वहां के ये संत थे मध्यकालीन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है आपका। निम्नलिखित किस शासकों में से किस एक के राजा ग्रहण के साथ ही संतलत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो किसके माना जाता है? तो ये खिलजी वंश का जो दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हत्या करके स्वयं ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है। स्वयं ये गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि दी। इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या हम देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। क्या देखने वाले हैं? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसने अपने आप को क्या काहे की उपाधि दी थी? सिकंदर सानी की उपाधि इसने दी थी। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी हड़पाई थी जो है, ठीक है। ये जो है इसका नाम, इसका ये जो है कड़ा मानिकपुर नामक जगह में इसने जो है अपने चाचा की हत्या करी थी। वहीं पे जो है इसने जो है ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। फिर ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था इसका? पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। अली एन गुरसप नाम था। अली नाम था, अली एंड गुरसप नाम था, गुरसप नाम था इसका। दो नाम थे इसके, ठीक, बचपन के, ठीक है। इसके सेना, ये जो है पहला ऐसा शासक था जिसने सेना को नगद वेतन दिया। सेना को नगद वेतन दिया, ठीक है, नगद वेतन दिया, ठीक है। ये पहला ऐसा शासक था। और इसके बारे में क्या याद रखिए? सैनिकों को हुलिया लिखने के जो है इसने, सैनिकों का हुलिया लिखने का पहला प्रयास किया इसने। सैनिकों को हुलिया लिखता था, सैनिकों को हुलिया लिखने वाला, ठीक है। सैनिकों को हुलिया लिखता था। भू राजस्व की दर इसकी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई थी। 50% भू राजस्व की दर थी। भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/2, यानी 50% इसकी भू राजस्व की दर सबसे ज्यादा थी, ठीक है। इसने खुम्स, लूट के स्थान, लूट, खुम्स क्या होता था? लूट का धन होता था। क्या होता था? युद्ध में लूट का धन होता था, लूट का धन, लूट का धन। तो सुल्तान का पहले क्या होता था? 1/4 हिस्सा होता था, लेकिन उसको इसने बढ़ाकर कितना कर लिया? 3/4 कर लिया, ठीक है। 1/4 के स्थान पर 3/4 कर लिया, ठीक। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाई। मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाई, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। इसने जो है इतने कड़े प्रतिबंध अपनाए कि अगर आप कम माप या तौल रखते थे तो ये आपके हाथ, आपके शरीर से मांस कटवा के उतनी की जो है ये भरपाई करवाता था। बहुत ही कड़े लोग थे, तो लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी, ठीक है, कि कुछ कम तोड़े, ठीक है, ठीक है। दक्षिण विजय के लिए इसने किसे भेजा? मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर को इसने जीता था जो है, ठीक। दक्षिण विजय के लिए इसने किसे भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा था। मलिक काफूर को भेजा था। किसे भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक। इसने क्या क्या निर्माण करवाया? अगर इसके निर्माण की बात करें, इसने किस किस चीज का निर्माण करवाया? इसने अलाई दरवाजा, सीरी का किला, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। इसे बोलते हैं अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। सीरी का किला का निर्माण करवाया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है। अब दिल्ली जाएंगे तो वहाँ मेट्रो स्टेशन आता है हजार खंबा, तो इसी ने निर्माण करवाया था। हजार खंबा का निर्माण करवाया, हजार खंबा का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये सारा जो है ये, और जमा जयामत खाना, जयामत खाना मस्जिद का निर्माण कराया।
जयामत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखें, इसने इसने अपने आप को किसकी उपाधि दी, सिकंदर सानी की उपाधि दी। ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। क्या, ये पूरे विश्व को अपने बलपूर्वक ये जीना चाहता था। इसने अपने आप को कौन सी उपाधि दी, सिकंदर सानी की उपाधि दी। सिकंदर ए सानी की उपाधि दी। सिकंदर ए सानी की बात, सिकंदर ए सानी की उपाधि दी। ठीक है। इसने सहनाई मंडी की स्थापना करी। सहनाई मंडी नामक पद की स्थापना करी। जो मंत्री जो क्या करता था, ये खाद्यान्नों की बिक्री करता था। सहनाई मंडी क्या करता था, सहनाई मंडी, सहनाई मंडी ये क्या करता था, खाद्यान्नों की बिक्री करता था। खाद्यान्नों की बिक्री करता था। सहनाई मंडी क्या करता था, खाद्यान्नों की बिक्री का कार्य यही करता था। इसने दो नवीन कर चलाए थे। दो नवीन कर इसने चलाए थे। दो नवीन कर इसने चलाए थे। एक इसने चलाया था चरी कर। चरी कर जो दुधारू पशुओं पर लगता था, चरने पर, दुधारू पशुओं पर लगता था, दुधारू पशुओं पर लगता था, दुधारू पशुओं पर चरी कर। और एक घरी कर। कौन सा कर था, घरी कर। घरी कर क्या था, होम टैक्स टाइप का था। ठीक है, मकानों पर लगता था। इसने दो नवीन कर लगाए थे मकानों पर। ठीक है, मकानों पर लगता था। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को हम एमबीटी लिखेंगे, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इसको बोलते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। वाइजेस्ट फूल मतलब पढ़ा लिखा बेवकूफ इंसान बोलते हैं इसको। इससे इसके जो सनक भरी योजनाएं थी, है ना, ये सब कृत्य थे, इस वजह से इसको बोलते हैं। इसके जो काम थे क्या था, इसने दोआब में क्या किया था, कर वृद्धि करा था। दोआब में कर वृद्धि कब करी थी, जब वहां पे सूखा पड़ा था, तब इसने दोआब में कर वृद्धि करी। तो जनता इसके खिलाफ हो गई। ठीक। फिर इसके ये इसने कब किया था, 326-27 में किया था। 1126-27 में किया। फिर इसने क्या किया, इसने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी जो है परिवर्तन किया, कहाँ पे ले गया था, देवगिरी ले गया था, दिल्ली से देवगिरी ले गया था। फिर वापस आया। फिर बहुत सारे लोग इससे परेशान हो गए, है ना। राजधानी परिवर्तन किया 326-27 में। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई बीमारी फैल जाती है, उसके इसमें जो है इसने किया था। फिर जो है ये आनंद फानन में करता है। इसने क्या किया, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ये भी इसका फेल हो गया, क्योंकि लोगों ने क्या किया, घरों पे ही मुद्रा ढालना स्टार्ट कर दी, है ना। लोकल मुद्रा बना लेते थे। ठीक है। इसने कृषि विभाग की स्थापना करी। कृषि विभाग की एग्जाम में 20 बार क्वेश्चन आया है। इसको क्या बोलते हैं, दीवाने को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीवाने को ही बोलते हैं। दीवाने को ही बोलते हैं। ठीक है। और इसने क्या किया, और इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करी थी, ये बात है। इसके टाइम पे कौन आता है, इब्ने बतूता आता है। इब्ने बतूता पूछता है क्वेश्चन, कहाँ का यात्री था इब्ने बतूता, कहाँ का यात्री था, ये मोरक्को का था। ये इसके शासनकाल में आता है। ये इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। दिल्ली का काजी नियुक्त करता है इसको। दिल्ली का काजी नियुक्त करता है और चाइना की यात्रा पे भेजता है। दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, इसकी खूब सेवा सत्कार करता है, और चीन इसको भेजता है मंत्री बनाकर, चीन भेजता है। ठीक है। और इब्न बतूता की पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, रहेला नामक पुस्तक है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, रहेला। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, रहेला। ठीक है। अब इसी के शासनकाल में जो है, तो नए राजवंश दक्षिण में दक्षिण में इसकी स्थापना होती है। एक विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर, विजयनगर। ठीक है। ये कब होती है, 1336 में होती है। ठीक है, 1336 में होती है। कौन भाई करते हैं, हरिहर, हरिहर एंड गुप्ता नामक दो भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसी के शासनकाल में करते हैं। एक किसकी स्थापना होती है, एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, कब होती है, 1347 में। अलाउद्दीन बहमन शाह कौन करता है, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन
बहमन शाह की स्थापना, बहमन शाह इसकी स्थापना करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बलबन की बात करें, थोड़ा बलबन के बारे में देख लेते हैं। बलबन ने जो है, बलबन बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। किसकी अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, रक्त एंड लौह की नीति अपनाई। ठीक है। तुर्गानी चहलगामी का गठन किसने किया था? तुर्गानी चहलगामी क्या था, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने करी थी। अपने वफादार जो अफगान थे, उनके कुछ सरदार थे, वो अपने वफादार लोगों को उसने तुर्गानी चहलगामी में रखा था, उसकी स्थापना करी थी। बहुत ही पावरफुल था ये बलबन, वहीं से उसी ग्रुप का था जो राजा बनता है। तो उसको ये बात का पता था कि ये कितना पावरफुल है, ये हमारी सत्ता भी उखाड़ सकता है। तो उसने क्या किया, इसका काम खत्म कर दिया। क्या कर दिया? तुर्काने चहलगामी को खत्म कर दिया। तुर्काने चहलगामी को खत्म कर दिया। चहलगामी को खत्म कर दिया। इसने सजदा एवं पैबोज, सजदा एवं पैबोज की मतलब क्या था? इसमें क्या था? सजदा एवं पैबोज में क्या था कि जाना होता था उसमें जब बलबन के सामने लोग जाते थे तो उसके घुटने में अपना पैर रखते थे, तो उसका ऐसे छूमते थे पैर। वो ऐसी कुछ प्रथा थी। ठीक है, सजदा एवं पैबोज नामक प्रथा उसने चलाई। ठीक है। इसने जो है नवरोज, नवरोज नामक त्यौहार मनाया। ठीक, नवरोज त्यौहार को स्टार्ट कराया इसने। ये क्या था? फारसी लोगों का न्यू ईयर था। फारसी लोगों का न्यू ईयर होता है। ठीक है, फारसी न्यू ईयर। ठीक, इसने उलुग खां की उपाधि दी। उलुग खां की उपाधि इसने धारण करी। उलुग खां की उपाधि, उलुग खां की उपाधि मिली इसको। ठीक है। और ये जो है, इसके दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि की बात करें तो इनके दरबारी कवि खुसरो और आमिर हसन थे। खुसरो, खुसरो एंड अमीर हसन थे। इनके बारे में ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर दिए। ठीक है, हमने आपको खिलजी के बारे में बताया, बलबन के बारे में बताया, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया, सबके बारे में बताया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है। मुगल काल में मददे मास के संबंध में बताना क्या थी? मददे मास क्या था? इसका तात्पर्य विद्वानों को प्राप्त की जाने वाली भूमि राजस्व मुक्त अनुदान वाली भूमि से था, पहला ऑप्शन। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, दूसरा ऑप्शन। यह ग्राही के पास यह भूमि अनुवांशिक रूप से रहती थी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी पार्ट होगा। ठीक है, मददे मास। तो कुछ और भूमि के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ और भूमि के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक खालसा भूमि थी जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। पहली कौन सी थी? खालसा भूमि। खालसा भूमि पे किसका नियंत्रण था? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण था। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण था। बादशाह का नियंत्रण था। ठीक है। फिर एक कौन सी भूमि थी? जागीर भूमि थी। जागीर भूमि क्या होती थी? ये तनख्वाह के एवज में दी जाती थी अधिकारियों को। जागीर भूमि क्या थी? जागीर भूमि जो है तनख्वाह के एवज में, वेतन के एवज में, वेतन के रूप में दी जाती थी। वेतन के रूप में दी जाती थी। ठीक है। ये तो आपकी जागीर भूमि थी। तीसरी थी मददे मास, के बारे में बता ही दिया गया, अनुदान में दी जाती थी। ठीक है। अकबर ने आईने दहसाला पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी अकबर ने? अकबर ने आईने दहसाला पद्धति, आईने दहसाला पद्धति। इसमें क्या होता था? 10 साल के लिए, 10 साल के लिए भू राजस्व को निर्धारित कर दिया जाता था आईने दहसाला पद्धति में। ठीक है। ठीक है। मुगल काल में कृषक कितने वर्ग में जो है विभाजित थे? मुगल काल में कृषक 3 वर्ग में विभाजित थे। एक कौन सा वर्ग था? एक था खुद कास्ट, जो अपनी स्वयं की खेती पे करते थे। खुद कास्ट कौन थे? जो अपनी खुद की, जिनका खुद का खेत होता था। ठीक है, निजी खेत की खेती करते थे, उनको खुद कास्ट बोलते थे। एक पाही कास्ट थे। पाही कास्ट, पाही कास्ट क्या करते थे? ये दूसरे के खेत में काम करते थे। दूसरे के खेत में काम करते थे। दूसरे के खेत में काम करते थे, पाही कास्ट होते थे, दूसरे के खेत में काम करते थे। तीसरे थे मुजरियन। ठीक है, मुजारियन। ठीक, क्या थे?
मुजारियन, ये क्या करते थे, ये जो है किराए पे खेत काम करते थे, किराए पे काम करते थे, किराए पे वो ले लेते थे, किराए पर खेती करते थे। ठीक है, तो ये तीन तरह के कास्ट थे। खुद कास्ट क्या थे, इनकी खुद की जमीन होती थी। ठीक है, पाही कास्ट क्या थे, दूसरों के खेतों में काम करते थे दूसरे गांव में जाके। और मुजारियन क्या होते थे, किराए पर भूमि लेके काम करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, हाँ चलिए ठीक, भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान। फोर्ट विलियम कॉलेज पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तीसरा ऑप्शन मेयो कॉलेज दिल्ली, चौथा ऑप्शन दिल्ली कॉलेज दिल्ली। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में, इसकी स्थापना किसकी कराई थी, वेलेजली ने कराई थी, कि यहाँ पे जो है भारतीय भाषाओं का अध्ययन सिविल सेवकों के लिए किया जाएगा। ठीक है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना करी किसने करी थी, 1875 में करी थी। किसने करी थी ये, सर सैयद अहमद खान ने करी थी। सर सैयद अहमद खान ने करी थी। सर सैयद अहमद खान ने करी थी। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। अगर मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी कॉलेज की स्थापना करें, लिटरेरी कॉलेज की स्थापना की बात करें, तो अब्दुल लतीफ ने करी थी। किसने करी थी, अब्दुल लतीफ ने करी थी। ठीक है, चलिए, मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में ही हुई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1792 में हुई थी। तो कई बार क्या होता है कि आपसे क्रम लगाने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या है, कि इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, भारत मित्र हिंदी बिल्कुल सही, प्रजा मित्र गुजराती सही, राष्ट्रमत मराठी पत्र था एकदम सही बात, नायक अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं था, ये कौन सा था, ये बंगाली था। ठीक है, तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा धार्मिक आधार पर विभेद करने, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जोहरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था। यह अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, 1829 में, 1826 में, 1830 में, 1831 में। राइट आंसर क्या होगा, 1826 में। 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा अधिनियम शामिल हुआ था। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कराया था। ठीक, किसमें, नियम नंबर 17। ठीक, एक बार क्वेश्चन पूछा था, नियम नंबर 17। ठीक, एक बार यूपीएससी मेन से पूछा था कि राजा राम मोहन राय के भारत में दो घर थे। एक घर ऐसा था जहां वो जब ब्रिटिश लोगों के साथ बैठते थे तो अकेले भारतीय होते थे। एक घर ऐसा था जहां वो अंग्रेजों के साथ बैठते थे तो वो भारतीयों के साथ बैठते थे तो अकेले अंग्रेज थे। तो कथन की व्याख्या करिए, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, कि राजा राम मोहन राय का मस्तिष्क इतना ज्यादा खुला हुआ था, इतना ये तर्कशील बुद्धि थी इनकी, कि ये किसी का पक्ष नहीं लेते थे। मतलब अगर ब्रिटिश के साथ बैठते थे तो भारतीय बन जाते थे, भारतीयों के साथ बैठते थे तो ब्रिटिश बन जाते थे। इनकी बुद्धि इस तरह की थी, है ना। चलिए, चलते हैं आगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले और बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं आरओ में, क्रम वाले। ठीक है, क्रम वाले क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1784 में हुई थी। प्रार्थना समाज की कब हुई थी, 1867 में हुई थी। 1867 में हुई थी। तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1839 में हुई थी। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1863 में हुई थी। 1863 में हुई थी। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, 1864 में हुई थी। 1864 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, एशियाटिक सोसाइटी, ए पार्ट। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, विलियम जोन्स ने करी थी। किसने करी थी, विलियम जोन्स ने करी थी। विलियम जोन्स ने करी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं।
प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, ये मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? अब्दुल लतीफ ने करी थी, अब्दुल लतीफ ने इसकी स्थापना करी थी। वेद समाज की स्थापना किसने करी थी? वेद समाज की स्थापना किसने करी थी? श्री श्रीधर नायडू ने करी थी। ठीक है, श्रीधर नायडू ने करी थी। ठीक है, ये इसकी वेद समाज की स्थापना करी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां का? राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछा है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है ना। अल मसूदी महिपाल प्रथम के समय आया था, बिल्कुल सही बात है। रॉयल फिंच अकबर के समय आया था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। डोमिंगो पायस, इसको देखते हैं। ठीक है। फ्रांसिस्को पेलसार्ट, ये जहांगीर के समय आया था, बिल्कुल सही बात है। डोमिंगो पायस की बात करें तो ये अच्युत देव राय के समय नहीं आया था, ये आया था कृष्ण देव राय के समय। किसके समय आया था? कृष्ण देव राय के समय। तो हमको सही नहीं बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो डोमिंगो पायस कहाँ का था? ये पुर्तगाली था, पुर्तगाली था ये, पुर्तगाली था। ठीक। अल मसूदी कहाँ का था? बगदाद का था, बगदाद का था। ठीक है। और रॉयल फिंच कहाँ का था? रॉयल फिंच जो है अंग्रेज था, ये अंग्रेज था रॉयल फिंच। और फ्रांसिस्को पेलसट क्या था? ये डच था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? मिलाम हिमनद से शारदा नदी, नुब्रा नदी, मंदाकिनी नदी, मानस नदी। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका आंसर क्या होगा? मिलाप हिमनद से किसका होता है? शारदा नदी से होता है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, वहां से निकलती यूके वाले क्षेत्र में है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से है निकलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ निकलती? सुमेरु ग्लेशियर से निकलती है, सुमेरु ग्लेशियर से निकलती है, सुमेरु ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। दंड कारण पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सही बात है, हाँ मध्य में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही बात। तीनों कथन इसके सही है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, सॉरी, नर्मदा नदी क्या है? ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, और ये अपना एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, चलिए ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है? ठीक है, कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है? नागरकोइल, कुन्नूर, जंजीरा, सिंदूर। तो आपका आंसर बताना है तो कहाँ पे स्थित है। तो नागरकोइल कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित, तो सबसे दक्षिण में यही स्थित है। कुन्नूर कहाँ स्थित है? कुन्नूर केरल में स्थित है। कुन्नूर कहाँ स्थित है? कि केरल में स्थित है। ठीक है। जंजीरा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है। और सिंधुदुर्ग कहाँ पे स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं। पूना की संधि, पूना की संधि 1817 में निम्नलिखित में किसका परिणाम थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, पूना की संधि किसके तहत हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्या हो जाएगा? सी पार्ट।
सी पार्ट इसका राइट है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1782 में होता है। 1782 में होता है। कौन सी संधि होती है इसके तहत? सालाबाई की संधि होती है। सालाबाई की संधि होती है। सालाबाई की संधि होती है। ठीक है। फिर ये कब होता है? तिब्बती 1803 से 1805 के बीच में होता है। इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें देवगांव की संधि होती है। 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 ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा पद समाप्ति 1817 में होता है। पूना की संधि होती है। किसकी होती है? पूना की संधि होती है। इसमें क्या होता है कि पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है बालाजी द्वितीय को। ठीक है। क्या नाम था? पेशवा बालाजी द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय, सॉरी, पेशवा बाजीराव द्वितीय को, बाजीराव द्वितीय को 26 लाख रुपए, क्या होता है, इनको वार्षिक पेंशन दे के, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके कहाँ भेज दिया जाता है? बिठूर भेज दिया जाता है। ठीक। चलते हैं आगे। चलिए, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो आपको इसका आंसर देना। हाँ, तो दोनों बातें इसमें सही है। ठीक है। तो अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन उसको ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। 4 ग्रह हैं जो आपके आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी बोले जाते हैं, और 4 ग्रह को बाहरी ग्रह बुलाते हैं। 4 ग्रह कौन से हैं? पहला ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। ये जो है आपके बाहरी ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खस, इसमें जनजाति बताना है और अवस्थी बताना है। ठीक है। खस जनजाति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, तमरिया झारखंड में है। ठीक है। क्या बताना है? सही नहीं बताना है कि सही बताना है? कौन सा सही सुमेलित है? तमरिया झारखंड में है। ठीक है। तमरिया झारखंड में है ना। और तो यही एक सही सुमेलित है, तमरिया झारखंड में है। ठीक है। तमरिया झारखंड में है। खस कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में है। खस कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है। लिम्बूस की बात करें तो लिम्बूस कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में नहीं है, ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। लंबूस कहाँ पे है? सिक्किम में है। अंगामी कहाँ है? नागालैंड में है, असम में नहीं है, नागालैंड में। ठीक है। नागालैंड में। ठीक है। असम में कौन सी जनजाति है? बोडो जनजाति है। बोडो, बोडो जनजाति है। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति है? तमिलनाडु में याद नहीं आ रहा है। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें हैं? ठीक है, रबी फसलें हैं। ठीक है। तो इसे बताना है। जौ, चना, मटर, सरसों, पहला ऑप्शन है। फिर चावल, चना, ज्वार, सरसों, दूसरा ऑप्शन है। बाजरा, गेहूं, ये तीसरा ऑप्शन है। तरबूज, मटर, आलू, मक्का, ये चौथा ऑप्शन है। रबी समूह की फसलें इसमें बताना है। ठीक है। तो रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, है ना, आलू, मसूर, मटर, मसूर, आलू, ये सब रबी की फसलें हैं। ठीक है। अगर कुछ खरीफ की फसलों की बात की जाए, खरीफ की फसलों की बात की जाए, खरीफ 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 फसलों की बात की जाए तो धान, गन्ना, धान, गन्ना, ठीक है, तिलहन वाली फसलें, तिलहन, है ना, ये सब आपकी खरीफ फसलों में आएंगी। तिलहन, ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये सारी जो है आपकी खरीफ फसलों। मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, 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 है ना, मक्का, अरहर, ये सारी जो है आपकी खरीफ फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? खरीफ फसलें हैं। एक जायद की फसल होती है, जायद। जायद में कौन सी आती है? ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, खरबूज,
लौकी, तरोई, ये सब सब्जियां जो है जायद की फसलों में आती है। लौकी, तुरई। कोई डाउट, एनी डाउट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं है? गर्म झरना नहीं, पहला मणिकर्ण, दूसरा है कुडोई कोनाल, तीसरा है तप्त पानी, चौथा है वजेश्वरी। इसमें बताना है कौन सा गर्म झरना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुडई कोनाल एक गर्म झरना नहीं, बाकी सब जो है गर्म झरने हैं। बाकी सब क्या है? गर्म झरने हैं। मणिकर्ण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है मणिकर्ण। ठीक है, ये गर्म झरना है। तप्त पानी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये आपका उड़ीसा में है। ब्रजेश्वरी कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोडाई कोनाल क्या है? ये एक ठंडा झरना है, गर्म झरना नहीं है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में से जादूगढ़ा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए है। यूरेनियम के लिए है। कोयला उत्खनन के लिए, कोयला उत्खनन के लिए, हीरा उत्खनन के लिए, सोना उत्खनन के लिए। तो जादूगुड़ा माइन किसके लिए है? यूरेनियम के लिए है। यूरेनियम के लिए है। कोयला उत्खनन के लिए कौन सा है? रानीपुर है। रानीपुर कहाँ पे है? रानीपुर है। ठीक है, रानीपुर वेस्ट बंगाल में है। ठीक। हीरा उत्खनन के लिए यहाँ पे नहीं है, अपने यहाँ वो एमपी में पाया जाता है। एमपी में है ये जगह। कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सी जगह है एमपी में। ठीक। हीरा उत्खनन के लिए आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे है? कर्नाटक में है, वहीं पे इसका होता है। कोलार गोल्ड फील्ड, उसी पे मूवी बनी है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। ये जो है सोना उत्पन्न, सोना के लिए है। हीरा के लिए एमपी में है। ठीक है, कौन सी जगह है आप हमें बताइएगा। सौर कलंक चक्र की औसतन कितने वर्षों का होता है? 21 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष? कितने वर्षों का होता है ये होता है 11 वर्षों का होता है सौर कलंक वर्ष। ठीक है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा, हम्बोल्ट की धारा, लेब्राडोर की धारा। तो कौन सी धारा प्रशांत महासागर से स्थित है? तो ये कौन सी धारा प्रशांत महासागर से स्थित है? तो हम्बोल्ट की धारा, इसी को बोलते हैं पेरू की धारा। ये कैसी धारा है? ठंडी धारा है। कैसी धारा है? ठंडी धारा है। कैसी है? ठंडी है। ठंडी है। ठीक है, ओके। कनारी की धारा कैसी है? गर्म है। फॉकलैंड कैसी है? गर्म है। ठीक है, ओके। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से देशों से मकर रेखा होकर नहीं जाती है? ठीक, मकर रेखा होकर नहीं जाती। बोलीविया, नामीबिया, चिली, मेडागास्कर। ठीक है, कौन से राज्यों से होकर नहीं जाती? इसके लिए आपको मैपिंग का ज्ञान होना चाहिए। आप अपने यहाँ घर पे मैप लगाइए, उसके तहत आप जो है इसका अध्ययन करिए, तो आपको बेहतर समझ में आप आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे बोलीविया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बोलीविया हो जाएगा। मकर रेखा से कौन कौन सी रेखा कौन कौन सी जाती है? ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, है ना, और बोस्वाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, है ना, ये सब जाते हैं। ठीक है, तो बोलीविया मकर रेखा से नहीं जाता। इसके लिए आप मैप मैप लगाइए, मैप का अध्ययन करिए आप लोग। ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। भूकंप के बारे में देखते हैं। पहला ऑप्शन है भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का जहां सर्वप्रथम उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है भूकंप तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें उल्टी कह दी गई है। ठीक है, तो भूकंप का जहां सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उद्भव होता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, या भूकंप मूल बोलते हैं। भूकंप मूल बोलते हैं। ठीक है, और भूकंप तरंगों जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये किस पे? 90 डिग्री पे होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन चुनना है, तो दोनों कथन इसके असत्य हो जाएंगे, सी पार्ट। ठीक है,
अब थोड़ा सा ये आपको भूकंप के बारे में पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। भूकंप वेव कितने प्रकार की होती है? भूकंप तरंगे, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है पी वेव, पी वेव, ये प्राइमरी तरंग भी बोलते हैं। ये कैसी होती है? ये ये कैसी तरंगे होती है? ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, सबसे तेज यही चलती है, लेकिन सबसे कम नुकसान करती है, ठीक है, ज्यादा ये तबाही नहीं मचाती है। अनुदैर्ध्य तरंगे, इनकी इनकी स्पीड क्या होती है? 8 किलोमीटर होती है स्पीड होती है इनकी, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे पी वेव बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको अनुदैर्ध्य तरंगे भी बोलते हैं। ये तीनों माध्यम में चल सकती है, ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों माध्यम में चल सकती हैं, ठीक है। इनको प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, है ना, इनको प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। और ये सबसे पहले पहुंचती है कहाँ पे भी? सबसे पहले पहुंचती है, जब भी भूकंप आएगा तो सबसे पहले यही पहुंचती है, क्योंकि सबसे फास्ट होती है, लेकिन तबाही सबसे कम मचाती है, ठीक है। दूसरी आती है आपकी सेकेंडरी वेव, या एस वेव भी बोलते हैं, सेकेंडरी वेव। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये केवल ठोस माध्यम में चलती है, केवल केवल ठोस में चलती है, ठीक है। ये द्रव और गैस में नहीं चलती है, ठीक है। और इनकी स्पीड 4 किलोमीटर होती है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इनकी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तीसरी कौन सी वेव होती है? एल वेव होती है। कौन सी वेव होती है? एल वेव। इनको लब वेव, एल वेव, लव वेव, आर वेव, यही सब बोला जाता है, ठीक है। ये ठोस द्रव तीनों माध्यम में चलती है और सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों माध्यम में चलती हैं। ये धरातली तरंगे भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? धरातली तरंगे भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा तबाही लाती है, सबसे ज्यादा तबाही लाती है, सबसे ज्यादा तबाही लाती है। इनकी स्पीड सबसे कम होती है, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है इनकी स्पीड, ठीक है। अब भूकंप मापा कैसे जाता है? भूकंप मापन किसे किसे किया जाता है? मापने के लिए, मापने के लिए, ठीक है। एक है आपका रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल। दूसरा है मार्केली स्केल, मार्केली स्केल, ठीक है। और तीसरी है आपकी रॉसी फेरल स्केल। क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पूछा गया है, रॉसी फेरल स्केल, ठीक है। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार आप इनको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन इन सब से पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। सबसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन हर जगह से पूछे गए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, किसकी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जलवाष्प की, दूसरा ऑप्शन हीलियम है, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जलवाष्प की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। फिर इसमें और कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? इसमें CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें इसमें निकलती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भी इसमें निकलती है, नाइट्रोजन गैस भी निकलती है इसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? जलवाष्प की होती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एटलस पर्वत उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, और अबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका। तो इसमें बताना है कौन सा सही युग्म सुमेलित है। तो सभी युग्म सही सुमेलित। एटलस पर्वत कहाँ पे है? दक्षिण उत्तरी दक्षिण अमेरिका में है। ओकावांगो द्रोणी कहाँ पे है? ओकावांगो द्रोणी कहाँ पे है? ये जो है आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, ठीक है। और अबनीसिया का पठार कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में अबनीसिया का पठार है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगलुहास बेसिन कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन आर्कटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन प्रशांत महासागर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर में स्थित है। 37 का क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा? ए पार्ट। पेरू या हेम्बोल्ट की धारा कहाँ पे है? पेरू या हेम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर है। पेरू या हेम्बोल्ट की ठंडी धारा। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। एक भूमध्य सागर की सीमा नहीं बनाता है, भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता, इसके लिए भी आपको मैप का अध्ययन होना चाहिए। मैपिंग की सीरीज आएगी आपकी जो है, परेशान मत होइए, मैप का मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो आप बताना भूमध्य सागर से कौन सी रेखा नहीं बनती। पहला ऑप्शन स्पेन, दूसरा ऑप्शन तुर्की, तीसरा ऑप्शन जॉर्डन, चौथा ऑप्शन सीरिया। तो कौन सा इसमें जो है भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो जॉर्डन सीमा नहीं बनाता है, बाकी स्पेन बनाता है, तुर्की बनाता है, सीरिया बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित भूस्थलीय पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? किसने कहा है? ठीक है, डेविस ने कहा है। भू स्न- सन्नतियों को, भू सन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है? ठीक है, पर्वतों का पालना मतलब जहाँ पर्वत बनते हैं। ठीक है, डेविस, हैरी हैस, पैंक, कोबर, किस महोदय ने ये बात कही है? तो कोबर महोदय ने भू सन्नतियों को पर्वत का मुहावना कहा। कोबर महोदय ने क्या कहा है? भू सन्नतियों को, भू सन्नतियों को मुहाना कहा है। ठीक है, जयवर्धन से अगला क्वेश्चन है, जय आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना रहती है? ठीक है, कीट, मछली, है ना, मानव, मवेशी, किसके सबसे ज्यादा प्रभावित होने की रहती है? तो मानव की सबसे ज्यादा प्रभावित होने की। जयवर्धन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पक्षी में, या एक कोई मान लीजिए कोई एक छोटा सा जानवर है ना, मान लीजिए टिड्डा है, उसने जो है कुछ ऐसा पदार्थ खा लिया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको किसी चिड़िया ने खाया, कि चिड़िया को किसी बाज ने खाया, कि बाज को किसी शेर ने खाया, सपोज दैट। ठीक है, वही मांस मान लो हमारे अंदर आ गया, तो उससे जय आवर्धन की मात्रा सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? हम लोग प्रभावित होंगे। या उसको बकरी ने खा लिया तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? हम लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है मानो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पोलिनेशिया का मुख्य द्वीप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक, ये एक टॉपिक है उसमें इन्वायरमेंट में, है ना, तो इसे समझना होगा आप लोगों को। पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है, टोंगा, कुक, गिलबर्ट, समोया। आपको आंसर बताना होगा कौन सा नहीं है। तो गिलबर्ट नहीं है, टोंगा है, कुक है, समोया है, ये सब पोलिनेशिया द्वीप के भाग हैं। ठीक है, और क्या आएगा? हवाई आएगा, टुवालू आएगा, इसमें हवाई आएगा। ठीक है, हवाई द्वीप, टुवालू द्वीप, टुवालू द्वीप। ठीक है, कई सारे द्वीप इसमें आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। ठीक है भाई, सही बात, दोनों सही बात की, धरातलीय अवरोध नहीं है वहां पे। ठीक है ना, दोनों बातें एकदम सही हैं, दोनों बातें एकदम सही हैं। ठीक है, दोनों बातें एकदम सही हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। काराबुरान तारिम बेसिन मध्य एशिया, बिलजर्ड कनाडा में है, ब्लैक रोलर दक्षिण अमेरिका में है, सामुन ईरान में है। तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ब्लैक रोलर जो है दक्षिणी अमेरिका में नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका में है। तो बाकी सभी सही सुमेलित हैं। काराबुरान कहाँ है? तारिम बेसिन मध्य एशिया में। बिलजर्ड कहाँ पे है? बिलजर्ड कनाडा में है। सामुन कहाँ पे है? ईरान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? ठीक है, उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। पहला ऑप्शन मुरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन चौधरी चरण सिंह, तीसरा ऑप्शन चंद्रशेखर, चौथा ऑप्शन चौधरी देवी लाल सिंह। तो कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कभी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? पहला ऑप्शन संप्रभु, दूसरा समाजवादी, तीसरा कल्याणकारी, चौथा लोकतांत्रिक। तो कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ पे की गई है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी में की गई है।
ठीक है। डीपीएसपी किसमें है? भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। भाग 4 में है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ये बात की गई है। ठीक है, ये सारी बातें आपके प्रस्तावना में कही गई है। ठीक है, प्रस्तावना में कही गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा या वर्णित है? ठीक है, तो राष्ट्रपति का हमने आपको ट्रिक बताया था। राष्ट्रपति का पकानी कोका दियो दसम। ठीक है, ओके। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक, ये राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल हैं। ठीक, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति का पद किसमें है? आर्टिकल 52 में है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति का पद की बात की गई है, किसमें की गई है? आर्टिकल 52 में की गई है। फिर इसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में की गई बात की गई है। कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। ठीक है, फिर इसके निर्वाचन की बात किसमें की गई है? 54 में बात की गई। निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, फिर इसके कोटा की बात किसमें की गई है? 55 में बात की गई है। ठीक, क्या पूछा है? पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ना, इसमें कहा गया है ना। तो ये इसमें कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल कितना होगा? ठीक है, इसमें दोबारा निर्वाचन की बात किसमें की गई है? तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। डीओ मतलब दोबारा निर्वाचित हो सकता है। दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन की बात की गई। ठीक है, चलिए। योग्यता की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 58 में की गई है। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? ठीक है, फिर दशाओं की बात की गई, किन दशाओं में इनको हटाया जा सकता है, कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, फिर महाभियोग, आर्टिकल 61 में महाभियोग। महाभियोग 72 में क्या है? क्षमादान की शक्तियां इसकी दी गई। क्षमादान की शक्तियां दी गई। क्षमादान की शक्तियां। ठीक, पकानी कोका दियो दसम पास एक राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है। कार्यपालिका शक्तियां आर्टिकल 53 में दी गई हैं। निर्वाचन की बात आर्टिकल 54 में की गई है। ठीक है, कोटा की बात आर्टिकल 55 में की गई है। 56 में इसके कार्यकाल की बात की गई है। 57 में दोबारा निर्वाचित हो सकता है उसकी बात की गई है। 58 में इसकी योग्यताओं की बात की गई है। दसम यानी दशाओं की बात 59 में दशाओं की बात की गई है। 60 में इसके शर्तों की बात की गई है, कौन कौन सी शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। 61 में महाभियोग की बात की गई है। 72 में क्षमादान शक्तियां दी गई। आर्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन कथन कारण बताना। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बात सही, सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण तो सही है दोनों, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो इसका बी पार्ट हो जाएगा। कह रहा है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है। हाँ, बात सही है, सदस्य नहीं होता है। ठीक, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न। दोनों बातें एक दूसरे की जो है विरोधी लग रही है, इसीलिए कथन और कारण में कुछ मैच नहीं हो रहा है। बातें दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे की। ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। उपराष्ट्रपति के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही बात। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल नहीं है। यहाँ पे 6 माह है। कितना है? 6 माह है। तो कहीं कथन सही नहीं बताना था, तो यही सही हो जाएगा। मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। बिल्कुल सही बात। चलते हैं अगला क्वेश्चन 49। ठीक है, 52वां संशोधन किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 69वां संशोधन किससे संबंधित है? ये दिल्ली राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसमें मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी।
73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? पंचायती राज से भाग 9 जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी भी राज्य की विधायिका विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें कब देनी पड़ती है? 14 दिन पूर्व दी जाती है, 30 दिन पूर्व, 60 दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व। क्या है? किसी विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, ये उन्हें 14 दिन पूर्व बताना पड़ता था। ठीक है, 14 दिन पूर्व बताना जाएगा। ठीक, चलिए, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसका पार्ट 2 आगे हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।